दो ताकि फिर अगले वो 5 दिन वो बढ़िया से काम करके जाए। अरे 5 दिन में भाई, देखो कोई भी कंपनी जो भी तुम्हें पे आउट देती है वो अपनी टोटल मतलब तुमसे जो काम निकालती है उसका 5 से 10% ही पे करती है। तुम सोचते हो भाई मेरे को मान लो लाख रुपए मिल रहे हैं, तो तुम मान के चलो 15 से 20 लाख का आउटपुट निकाल के दे रहे हो कंपनी को, तब जाके कंपनी तुम्हें उतना पे करती है। ये करते क्या आईटी वाले? तो आज तक ये समझ में अब नहीं आईटी वाले का जैसे क्या होता है, जैसे आईटी के अंदर रोल डिवाइडेड होता है। और तो कुछ अमन कुछ नए डाउट निकाले ढूंढ के? नहीं, अभी तो नहीं अभी नहीं। है, कहीं नहीं है। ठीक है। तो अभी हर्ष ने पूछा था वो ब्लर के अंदर ना एरो वाला, ये भूल गए थे कैसे आता है। एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करा दूं उसका, दोबारा से चीज़ें क्लियर, नहीं तो मैं नया टेम्पलेट करा दूं कोई, जैसे बोलो। नया नया करा दूं ना, ठीक है। इसको करके देखेंगे, बार बार कुछ नहीं होगा, सिस्टम करके देखेंगे तो एक बार डाउट्स आएंगे, तभी क्लियर होगा। और इसका इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब ऑन बोर्ड होगे काम करोगे दिन रात तो अपना आप सीखते चले जाते हो चीज़ों को। लेकिन अभी इतना आना चाहिए कि तुम्हें अगर एक डिज़ाइन दिखाया था तो तुम उस पूरे डिज़ाइन को बना पाओ। ठीक है। बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पर एडिटिंग वगैरह कोड लिखना वो सब तुम्हारा काम नहीं होता। ठीक है। उसके लिए हर एड एजेंसी के अंदर एक वर्डप्रेस डेवलपर हायर किया हुआ होता है। आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को कुछ कंटेंट अपडेट करना, तुम जाकर उसको परेशान करो भाई ये कंटेंट डालना है इसमें। नहीं, कुछ कस्टमाइजेशन है उसके लिए आपको जाना होगा, अदरवाइज एडिट करना आपको आना चाहिए कि कैसे टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। लाइक एजेंसी में एक काम होता है, इस क्लाइंट की वेबसाइट बना के दो, इसका इतना काम करके दो। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिटेनरशिप मॉडल। मान लो कि वे हर्ष पहली बार हमारे यहाँ ऑन बोर्ड हुए तो हमने उनके लिए एक वेबसाइट बनाया, सारी चीज़ें, और उनका कैंपेन वगैरह हमने लाइव कर दिया। अब कंपनी हर्ष से कैसे कमाए रेगुलर, तो हर्ष को एक रिटेनरशिप मॉडल जो है वो ऑफर किया जाएगा। भाई आप हमें साल की लाख रुपए पे करो, अनलिमिटेड चेंजेस। जब भी आप बोलोगे भाई मुझे नया पेज बनाना है, नया मुझे कुछ लिस्ट करना है, और मुझे उससे रिलेटेड एक मतलब रेगुलर मुझे ब्लॉग्स लिखवाने, सो दैट कि मेरा एसईओ में रैंक वगैरह मेंटेन रहे, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता रहे, और क्या है कि मेरी रेगुलर सोशल मीडिया पर पोस्ट जाती रहे, और जब कोई फेस्टिव टाइम आए तो मेरे कैंपेन भी चलने चाहिए। तो हर्ष को लगता है कि भाई 1 लाख आई थिंक बहुत ज़्यादा है, तो नेगोशिएशन डेफिनेटली होता है हर जगह। तो वो डील कहीं ना कहीं नर्चर होगी 75,000 80,000 के अप्रॉक्स आके, इस तरह से। और फिर क्या होगा, बस हर्ष चाहे तो उसको हर मंथ के हिसाब से दे दें या फिर वन गो में पे कर दें। तो एक डेडिकेटेड एक पर्सन होगा, जैसे अमन एक कंपनी के अंदर उसमें काम कर रहे हैं, तो अमन के पास ऐसे 10 अकाउंट होंगे जिनको अमन सर्विस कर रहे होंगे। तो आज जैसे मान लो मैंने डिवाइड कर लिया कि मेरे को वीक में किस किस को कैसे हैंडल करना है, या किस किस काम को मुझे प्रायोरिटी पर लेके चलना है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमेशा प्रायोरिटी पर रहता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर अगर आपका कुछ कर रहा है तो इमीडिएट आपको अपनी क्लाइंट की वेबसाइट पर भी वो चीज़ डालनी होगी, अदरवाइज़ नहीं तो रैंक आपकी ड्रॉप हो जाएगी उसके अगेंस्ट। तो अलग अलग तरीके से काम होते हैं। तो कंपनी मॉडल इसी तरह से चलता है। और 10 क्लाइंट या 15 क्लाइंट मिनिमम मान के चलो कि इतने आपको मैनेज करने पड़ेंगे अकेले अकेले। अब जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ, तो मेरे अंदर में 10 से 20 लोगों की टीम होगी। मेरा काम होगा तुम्हें ड्यूटीज़ असाइन करना, और तुम्हारा फिर मुझे टाइमली फीडबैक कि तुम क्या कर रहे हो, कैंपेन की मॉनिटरिंग वगैरह मैं रखूँगा अपने पास। मैं देखूँगा कि भाई तुमने टाइमली डाला भी कि नहीं डाला है। तो क्या होता है आज के डेट में जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, तो पहले कंटेंट कैलेंडर हम लोग अलग बनाते थे एक्सेल वगैरह में। आज के डेट में इनबिल्ट है कंटेंट कैलेंडर का फीचर, जैसे मेटा सूट वगैरह में जाओगे तो वह मिल जाएगा तुम्हें। तो तुम बोलोगे भी अमन पोस्ट कर दिया, तुमने बोला हाँ जी कर दिया। अब मेरे पास बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर मेरे पास इतना टास्क है, मैंने चेक नहीं किया। लेकिन अब कंटेंट कैलेंडर इंटीग्रेटेड होने से ये फ़ायदा है, अमन ने कब डाला था कब नहीं डाला था मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ उस चीज़ को, पोस्टिंग टाइम वगैरह, डेट वगैरह, सारी चीज़ें। तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आज की डेट में तुम किसी को घुमा नहीं सकते। और क्लाइंट अगर तुम्हारा टेक्निकल है तो मेन एक्सेस उसके पास ही होता है, वो पकड़ लेगा जी भी मेरा आज नहीं गया। जबकि सोशल मीडिया में मेटा के अंदर ये भी पॉसिबल है कि मान लो कि भी अमन कल पोस्ट डालना भूल गया, तो अमन आज बैक डेट में जाके पोस्ट डाल के आ सकता है। ये भी पॉसिबल है। आप पास्ट में भी पोस्ट डाल सकते हो ये तो बहुत पहले से।
लेकिन तुम पास्ट में भी पोस्ट डाल सकते हो, लेकिन पता चल जाता है। बता तुम सोशल मीडिया मैनेजर वीकेसी क्या नाम उसका ज्वेलरी शॉप का इसी से ये पूरा नाम क्या था? बीसीजी बिस्पोक ज्वेलरी चलिए तो हम लास्ट जो बना रहे थे वो बर्गर वाला अपना टेम्पलेट बना रहे थे, और इसका जो हेडर वाला पार्ट था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने शायद पीछे बैकएंड में जाके इसके थोड़े से ग्रेडियंट डाल के वो करके जो मेनू में आ रहे हैं पेज ये सारे पेज बनाने पड़ेंगे मैनुअली जाके देखो दो तरीके होते हैं, या तो सारे पेज बनाएं या फिर आप पेजेस को मेन्यूज में जाके टेम्परेरी खाली लिंक क्रिएट कर दो। वहाँ नहीं हो रहा कैसे? सामने स्क्रीन पर देखो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, चल रहा है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मेन्यूज़ के अंदर एक तो क्या होता है जब पेज बनता है तो ऑटोमेटिक आ जाता है, दूसरा तरीका होता है कस्टम लिंक। तो मैंने जनरेट करना तुम्हें सिखाया हुआ है कि कैसे बनाते हैं, ठीक है? नहीं तो मैंने पेज जाके बना के हाँ। और खाली छोड़ दिए थे फिर उसके बाद तो मैंने पेज अगर बनाओगे तो ऑटोमेटिक आएगा ही, क्योंकि हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं, प्राइमरी एंड ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, ठीक है? लेकिन अब जो हमने पहला वाला टेम्पलेट बनाया उसमें मुझे बर्गर वाला तो नहीं चाहिए, तो एक तो इसको ऑफ कर दो और बर्गर वाले को जो आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। एक बार सारा रिवाइज ही कर दो सर क्योंकि एक हफ्ते का बीच में गैप हो जाता है ना तो बताओ कहाँ से रिवाइज करें? वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से? नहीं मतलब नहीं पर पूछ रहा हूँ, कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ। कहाँ से? जब पूरी कर दो रिवाइज हाँ, फुटर फुटर रिवाइज कर दूँ? कौन सा वाला? इसी बार क्रिएटिव डिजाइन वाला था अच्छा ठीक है। क्योंकि अभी चलो तुम्हारा फुटर हो गया, तुम बताओ तुम्हारा क्या बताएं? खुल के बोलो, कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब ऐसे यार इतनी हमारी अब बॉन्डिंग है, ट्यूनिंग है, जो डाउट है खुल के कह सकते हो अपनी प्रॉब्लम को। पूरा चाहिए बोल, पूरा बता दूंगा, बता। ठीक है ठीक है। स्टार्टिंग चले जाते हैं नहीं इंस्टॉलेशन वगैरह तो आ गया मेरे को होम पेज पे चेंजेस भी आ गए सर ऐसी बात नहीं है कि कहाँ से करना है क्या चेंज करना है हाँ मेन बात ये है कि फिर उसके बाद मैं जो डाउट में हूँ ऐसा है कि जैसे होम पेज हो गया अबाउट पेज हो गया हाँ। उसके बाद अलग-अलग पेजेस हैं ठीक है। पहले होम कंप्लीट करूँगा हाँ फिर उसको सेव कर दूँगा बिल्कुल। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज वापस से एक नया पेज बनाऊँगा चलो आज इस वाले पार्ट को भी समझ लें। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमने अपनी वेबसाइट में एक पेज बनाया था कस्टम के नाम से, ठीक है? एक तो था ये जितने, चलो पहले इन पेजेस का कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं। मैं इन सबको पकड़ के क्या बोलता हूँ, एक को छोड़ के मैं फ़िलहाल इनको ट्रैश में रख देता हूँ, तो कन्फ्यूज़न यहाँ की जो इतनी बड़ी लड़ी है ख़त्म करो उसको, ठीक है? अब इसको हम बोलते हैं कि भाई ये जो पेज है हमारा जिसके अंदर हमने सब कुछ बना दिया था, क्या क्या है इसमें ज़रा एक बार देख लेते हैं। हाँ ये ऑलमोस्ट हमने पूरा ही बना लिया था, वेरी गुड। तो हम इसको एक नेम दे देते हैं, फ़िलहाल के लिए इसका नेम क्या है, होम। ध्यान से, ये अपडेट करने से हाँ वो चीज़ जो भी हमने डेटा उसमें चेंजेस किए हैं वो अपडेट हो जाएगा हाँ मतलब सेव हो गए, फिर अगर मैं इसको करना सर एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा पावर है क्या तेरी भी? पावर है क्या? नहीं है वीक है अच्छा दूर की नज़र कमजोर है ओहो। मेरा मन नहीं करता सौ लगवाने का नहीं पता, लगाना चाहिए। ये गलती कभी मैंने भी की थी, चश्मे से हम भागते हैं। अगर अभी यूज़ करोगे खाली खाली स्क्रीन पर काम करने के लिए यूज़ कर, उससे क्या होगा, जो नंबर है वो फ्रीज हो जाएगा। मतलब अगर डाउन जाएगा भी तो बहुत स्लोली जाएगा। अभी एज कितनी है? तो रिकवर कर सकता है। कितना आ रहा है? पॉइंट में कुछ आ रहा होगा, 25 समथिंग। ज़्यादा कुछ नहीं है हमें लगा लो हल्का सा दूर दिख जाएगा कुछ इतना कम ही है नहीं स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं, तो अपना स्क्रीन पर काम करने के लिए ज़रूर यूज़ करो। देखो कंप्यूटर पे जितने भी काम करने वाले होते हैं ना, उनकी नज़दीक की बहुत बढ़िया होती है, दूर की ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो फोकल लेंथ होता है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है एक इतनी दूरी के लिए। तो कंप्यूटर के लिए एक एक्सरसाइज होती है, जब भी आप कंप्यूटर पे काम करें तो आगे अपना कम से कम 5 फुट 10 फुट जितने भी तुम्हारे पास लेंथ है वहाँ पर एक टारगेट बनाओ, और 50 मिनट काम करने के बाद 10 मिनट उसको आप घूरो ध्यान से,
जब उसको स्टेयर करोगे तो आपकी आई साइट फोकल लेंथ फिर से आपकी इम्प्रूव, तो मसल्स की ट्रेनिंग बेसिकली आपकी जो है बहुत ज़रूरी होती है। हमारे लिए उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, हमने तो अपना निकाल लिया टाइम लेकिन तुम यंग हो तो तुम्हें इस चीज़ को करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जैसे तुम्हारे तो घर में गाय भैंस वगैरह पलती घर में? नहीं, नहीं, वैसे प्योर घी तो मिल ही जाता होगा देसी घी। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, जैसे घर में आँखों में ना देसी घी डाला करो, ठीक है, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। देसी गाय का ही होना चाहिए, वैसा वाला नहीं, मतलब जो ब्रीड वाली जो होती है ना, हाँ वैसा सब। हाँ, तो वो सबसे बढ़िया एकदम। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। नहीं मैम, कोई अपडेट नहीं है। चलिए, तो इधर देखो सामने, ये हमारा पेज जैसे एक बन चुका है फॉर एग्जांपल। अब क्या होता है कि वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें ना रिपीट होती हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक पेज बना के हमने कर दिया अपडेट, वापस से आप एक ऐड पेज करोगे, इसको एक बार दोबारा से सेव कर लेना। क्यों? अभी वो जो प्लस के आइकन सारे थे ना, हाँ, अभी ये लोड हो रहा है। ये वाले सब कौन सा प्लस? जैसे वो प्लस के आइकन सारे थे ना, ऐड पेज पे हमने यहाँ से क्लिक करना है, और मान लो कि मेरा पेज है दूसरा सर्विसेज फॉर एग्जांपल तो यहाँ से आप देखेंगे यूज़ दी डीबी बिल्डर। तो क्या होगा, मुझे स्क्रैच से पूरा पेज बनाना पड़ेगा, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे चूज़ अ प्रीमेड लेआउट, हमने बोला ब्राउज लेआउट। प्रीमेड लेआउट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो बने बनाए हैं, लेकिन ऊपर अगर आप तीसरा टैब ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा रहा है, योर एग्जिस्टिंग पेज। मेरा एग्जिस्टिंग पेज कौन सा था, इसका प्रीव्यू यहाँ पर लोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ओके, सो मैं नेक्स्ट पेज में इसी का टेम्पलेट उठा सकता हूँ। हाँ, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा। जैसे व्यू लाइव डेमो, मैं अगर यहाँ से देखूँ तो देखो मेरा पेज आ रहा है, तो मैंने इसी को लिया, मैंने बोला यूज़ दिस लेआउट, और इसमें जो तुम्हें नहीं चाहिए उसको तुम यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जैसे मुझे इस पेज में नैप बार बार तो लगाना नहीं होगा, तो मैं इस नैप बार को डिलीट कर दूंगा इसमें से। ये बैनर मुझे नहीं चाहिए होगा, इस बैनर को भी आप हटा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने बैनर के अंदर ही उस टाइम पर मैंने एक ही सेक्शन में आपको सब कुछ बना के दिखाया था। तो आप क्या करेंगे, क्लेवरली इसको बहुत इजीली यहाँ से टॉप बार को छोड़ के नीचे वाले पार्ट में आओगे, बैनर वाली रो को आप अलग निकाल दोगे, इसमें से एक नया सेक्शन बना दोगे, रेगुलर सेक्शन बना के आपने कुछ नहीं करना, बस ऐसे छोड़ दो। अब जैसे हाँ, अभी देखिए इसमें 3 प्लस का है। अब मैं कंफ्यूज जाता हूँ। देखो ब्लू वाला जो होता है वो नया सेक्शन बनाने के लिए होता है, ग्रीन वाला जो होता है वो रो बनाने के लिए होता है। हमने मान लो रो बना दिया, अब आएगा ब्लैक कलर का, ब्लैक यानी कि मॉड्यूल क्या डालना है मुझे। सेक्शन है एक पूरा ऊपर का, उसके अंदर है रो, उसके अंदर वाला ब्लैक वाला कलर, रो के अंदर जितने कैटेगरी जाएंगे उसके अंदर रेटिंग होगी ब्लैक वाली, और एक बटन लगा है तो ब्लैक के उसकी ब्लैक बटन की रेटिंग होगी ब्लैक वाले ऑप्शन से। अगर एक और कॉलम ऐड करना तो वो होगा ब्लू डिस्प्ले रो वाले से। इस तरीके से ये तीनों एक चीज। अभी भी कंफ्यूजन है? मैं एक बार के लिए क्लियर करता हूँ। जैसे सेक्शन होता है, सेक्शन हो गया, ये हेडिंग होगी मान के चलिए, ठीक है। नहीं, हेडिंग सेक्शन के अंदर होती है, सेक्शन हेडिंग को कवर करता है बेसिकली। यानी कि हेडिंग अगर हम कोई बना रहे हैं तो सेक्शन, मतलब ये पूरा एक मेरा हाँ box हो गया। सेक्शन मतलब जैसे ये एक पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर मुझे क्या डालना है। मुझे काम करना है। हाँ तो एक मैंने फिर इसके बाद रॉ ले ली, ठीक है। करेक्ट, उसके अंदर फिर मेरे को कॉलम, उसके नीचे और भी चीजें जो डालनी है। हाँ। तो ओके। क्या होता है, तो फिर मैंने जैसे एक सेक्शन का काम कंप्लीट किया, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर सारा रॉ एंड कॉलम का काम कंप्लीट कर लिया। अब मेरे को नेक्स्ट पे आना है। जैसे आपने वो एक बार आप डेस्कटॉप मोड में एक बार इसको कीजिएगा। ठीक है, जैसे ये ऊपर क्रिएटिव डिजाइन स्टूडियो, हाँ, ये एक सेक्शन है, बिल्कुल, इसमें इतना ही काम था, हमें हाँ, रॉ की जरूरत नहीं थी, कॉलम की जरूरत नहीं थी, हमने नहीं किया। नहीं। क्या होता है समझो इस चीज़ को, जब कोई सेक्शन बनाओगे तो रो तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, उसको आप हटा नहीं सकते हो। रो के अंदर अब जैसे मान लो कि मैंने ये क्रिएटिव डिज़ाइन का एक इमेज डाला हुआ है, तो इमेज डायरेक्ट रो में कभी नहीं आ सकता। क्या होता है, 12 कॉलम का एक रो ऑटोमेटिकली बना होता है वहाँ पर। जैसे इसको विजुअली समझो,
मैं एक नए एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमने एक नया सेक्शन बनाया यहाँ पर, डिलीट कर देता हूँ, फिर से समझो। देखो हमने इस बटन पर क्लिक किया, हमने क्या बोला, रेगुलर सेक्शन, तो आप देख रहे हो रो तो अपने आप ही आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, पूरी वृत्त में एक इमेज डालनी है, रो बन गई। रो के अंदर आपने यहाँ से चूज किया इमेज, ओके कर दो ब्लैक। तो ब्लैक वाला क्या होता है, कॉलम होता है ना। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप कॉलम को कभी भी बदल सकते हो। तो ध्यान रखना, इमेज जो बन रही है वो कॉलम के अंदर ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेक्शन अपने साथ लेके आता है रो अपने साथ लेके आता है कॉलम को, और कॉलम्स के अंदर अब आपकी चॉइस है कि मुझे सिंगल कॉलम, ड्यूल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, कितने कॉलम बनाने हैं और किस में क्या डालना है। तो वो डिपेंड करता है, अगर मैं इमेज डालूंगा तो वो पूरी स्क्रीन पे आएगा सेक्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब जैसे यहाँ समझो, यहाँ एक पूरी इमेज है, तो यानी कि सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। अब यहाँ पर मुझे 4 चाहिए थे, तो हमने क्या किया था यहाँ पर, अच्छा मैंने ये दूसरे तरीके से बनाया था। अगर मैं इसको एक अलग तरीके से समझूँ कॉलम के फॉर्म में, तो मुझे इस एरिया को बनाने के लिए एक सेक्शन, उसके अंदर रो के अंदर मुझे 4 कॉलम, और 4 कॉलम के अंदर 4 इमेजेस अलग अलग डालने होंगे। तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया। तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ ज़रा। चलिए मान लीजिए ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है फॉर एग्जांपल, दोबारा से इसको समझेंगे। हमने बनाया एक न्यू सेक्शन रेगुलर, मैंने बोला मुझे 4 पोर्टफोलियो की इमेज डालनी है, तो देखो 4 कॉलम बन गए। अब यहाँ से इमेज हमने चूज़ किया, फिलहाल मैं ब्लैंक ओके कर रहा हूँ, और अब आप यहाँ से 4 इमेजेस इस तरह से अपनी बना के डाल सकते हो। सर ये माउंट पॉसिबल है कहाँ पर? ड्रैग करना ऑन स्क्रीन? हाँ बिल्कुल, आपका एक ऑप्शन आता है ना, इनेबल विजुअल बिल्डर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। प्लगइन्स में लगाने का नहीं काम करेगा, देखो इधर देखो, यहाँ सामने आ जाओ, हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पर हैं। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल विजुअल बिल्डर के नाम से। तो यहाँ से एक अपना हमने उस पेज का कुछ नाम डाला था ना, क्या रखा था, होम नेम है, लेकिन हमने इस होम को ना नैब बार पर सेव नहीं कर रखा है, इसलिए ट्रिगर नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, यहाँ से इसको व्यू पर क्लिक करोगे, ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखो इनेबल विजुअल बिल्डर का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ आप देखना सारी चीज़ें पहले की तरह ही ड्रैगेबल हो गई हैं, सब कर सकते हो, ठीक है। चलिए कर देते हैं। मान लो कि मुझे ये पैराग्राफ इस ब्लर के नीचे डालना है, यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ ले आएंगे। मैं कर रहा था इसको डुप्लीकेट करके फिर मैंने वो किया, इसको पेस्ट कर। कई बार वो ग्लिच मार जाता है, बट बढ़िया काम करता है। वो तब होता है जैसे सही से पेज पूरा लोड ना हुआ हो, कैशे सही से ना ही हो, तब वो उस कंडीशन में प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, मुझे ये सेम कॉलम यहाँ लेके हाँ लेकिन तुम कॉलम नहीं पकड़ रहे हो, तुम गलत क्या कर रहे हो, तुम उसके अंदर रो को पकड़ रहे हो। ये पकड़ रहा अब जैसे तुम्हें वो वाला देखो, इसको सेम टू सेम कॉपी यहाँ लेके आया। हाँ, अब इसको ज़रा मेरी स्क्रीन पर देखो, देखो इधर देखो, इस चीज़ को यहाँ समझो। तुम ये कहते हो कि भाई मान लो कि अबाउट की मुझे कॉपी यहाँ लगानी है टेस्टिमोनियल पर, क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी जैसे बना हुआ है। तो देखो ये तीनों कॉलम किसके अंदर है, रो के अंदर। तो सेटिंग पर क्लिक करो, आपको तीनों कॉलम यहाँ दिखाई देंगे। अब आपने एक कॉलम डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से इसको पकड़ के नीचे रख दोगे, तो देखो ये हो या तो गया। यहाँ से या फिर बाहर से? बाहर से कॉलम ड्रैग नहीं होता, हमेशा मॉड्यूल ड्रैगेबल होता है, या एंटायर रो ड्रैगेबल होता है, या एंटायर सेक्शन ड्रैगेबल होता है। ये मैंने तुम्हें करके दिखाया, वीडियो अगर देखोगे तो दिखेगा तुम्हें उसके। ये तो जैसे ये कह रहे थे, अगर वहाँ पे जो भी था अबाउट अस है, अगर इसकी जगह कहीं इधर वाला लेकर आना है तो उसको वहाँ से डिलीट करके यहाँ से डुप्लीकेट करके भी कर सकते हैं। नहीं, इनका था कि वो डुप्लीकेट करना चाह रहे थे, लेकिन अगर मान लो कि मुझे पोजीशन स्वैप करनी है तो जैसे बेनिफिट इसकी जगह पर आ जाए, सिंपल बेनिफिट को पकड़ो, उसको उठा के यहाँ रख दो, तो चेंज हो गया। लेकिन पूरा कॉलम ड्रैगेबल नहीं होता, ड्रैगेबल रो सेटिंग से होता है, ऐसे मॉड्यूल ड्रैगेबल होता है, समझ गए। मतलब एलिमेंट मॉड्यूल के अंदर होते हैं एलिमेंट, इसकी हायरार्की होती है
किसी को भी आगे पीछे नहीं बोल सकते हो, इससे मैं तुम्हें करेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं कर सकता क्योंकि तुम भी गलत सीख जाओगे फिर, ठीक है। तो मैं तुम्हें करेक्ट करना मेरा काम है कि किसको क्या बोला जाता है। देखो, मॉड्यूल इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हेडिंग हो सकता है, इमेज हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मॉड्यूल क्या होता है, जैसे कि ये ब्लर है, ब्लर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज आइकन, हेडिंग, टेक्स्ट। तो क्या होता है, जब भी आप कुछ नया ऐड करने जाते हो तो क्या बोला जाता है, न्यू मॉड्यूल। समझो इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल जब बनता है तो उसके अंदर सो मेनी थिंग्स होती हैं। जैसे अकॉर्डियन अगर आप कंट्रोल करने जाओगे तो टाइटल भी होगा अकॉर्डियन का, और अकॉर्डियन के अंदर टेक्स्ट भी होगा। तो देखो, जैसे मैं यहाँ से अगर जाऊँगा तो क्या लिखा रहा है, अकॉर्डियन टाइटल, अकॉर्डियन बॉडी। यानी कि अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट ओके कर दूँ तो ये देखो वो चीज़ बन गई ऐसे वाली जो आप जनरली वेबसाइट में देखते हो। FAQs देखते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो जनरली इसी से बनते हैं। जैसे मैंने लिखा फ्लिपकार्ट FAQs, अब ये मुझे फ्लिपकार्ट के FAQs में ले जाएगा, और ये देखिए ये वही चीज़ बन गई यहाँ से, है ना। तो ये क्या है, अकॉर्डियन। इससे क्या होता है, हमारा पेज कम साइज का बनता है। दूसरा, यूज़र जो क्वेश्चन देखना चाहता है वो सारे क्वेश्चंस कम एरिया के अंदर हम लोग लिस्ट कर पाते हैं। जो भी इसको पढ़ना चाहेगा वो सीधे क्लिक करेगा, उसके बारे में उसको डिटेल मिल जाएगा। हर वेबसाइट पर होना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, किसी न किसी चीज़ को लेके हर बंदे के दिमाग में कोई ना कोई डाउट जरूर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब मान लो यहाँ पर एक हम सर्विस देखने जा रहे हैं, रेजिडेंशियल वास्तु। अब वास्तु क्या है समझ में आता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन नीचे क्या है, FAQs, व्हाट इज़ रेजिडेंशियल वास्तु, ठीक है। वास्तु का नाम तो सबने सुना। अब देखो, वास्तु को भी सेग्रीगेट किया गया 3 पार्ट में, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, ठीक है। वास्तु देखो, अगर वास्तु पुरुष की अगर हम लोग बात करें तो विश्वकर्मा को शायद आपने सुना होगा, जो अपने उसमें, तो वो वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाता है उनको इस चीज़ के अंदर। तो हर घर का वास्तु, अब देखो ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। हाँ, वही होता है। ये आपका थोड़ा सा फ्रेंच उसमें है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर जैसे आप देखो ना, ली मेरिडियन, ठीक है, तो ली क्या है, इटालियन वो आपका आ जाता है ना थोड़ा सा, तो उस तरह से इसका एक नाम प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब पूरा सोच समझ के प्लानिंग के साथ रखा गया इस चीज़ को भी। इसका ट्रैफिक US से है और इंडिया से, 2 ही जगहों को लेके बनाया गया। तो हाँ, अब इसमें आप देखो, तो FAQ जो भी आप डिस्कस कर रहे थे, कोई भी सर्विस आप उठाओगे तो हम चाहते हैं कि पहले आधे से ज़्यादा जो लोगों के क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर एलिमिनेट हो जाए, इसके बाद में फर्दर कोई बचा। अब FAQs कैसे बनता है, कोई भी नया बिजनेस FAQs नहीं लिख सकता। FAQs बनते हैं एक्सपीरियंसेस पे। मान लो मेरे पास दिन में 100 कॉल आते हैं, जिसमें से 50 सवाल एक ही है रिपीटेटिव, वो बनता है FAQ। जैसे क्या होता है, आप कभी अब तो वैसे धीरे धीरे हर जगह पर कॉलिंग सिस्टम बदल गया है, आपको बॉट्स बेसिकली IVR पर चलाते हैं। नहीं तो क्या होता है, दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पजेस। तो हाँ, हर जगह से। तो लेकिन पहले तो सिर्फ कस्टमर केयर ही होते थे ना, तो आज की डेट में बॉट्स कहाँ से बने। तो जो कॉल रिकॉर्ड किए जाते थे उसके 2 पर्पस होते थे। भाई मान लो कि मेरा एक BPO KPO है, तो उस केस में क्या, भाई मेरे यहाँ जो नई टीम आएगी, भाई इस तरह के केस को कैसे हैंडल करोगे, एक कॉल सुनाई जाती है उनको, ठीक है, कि भाई एक पर्सन ने सामने से क्वेश्चन रेज किया और वो पॉज कर देंगे। अब पूछेंगे यहाँ पर 10-20 लोगों की जो ट्रेनिंग चली, भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ क्या आंसर इसका मोस्ट सुटेबल होना चाहिए। तो क्वालिटी और ट्रेनिंग में, यानी कि अगर कभी इस मान लो कोई बंदा बहुत अग्रेसिव टोन में बात करे और तुम भी इधर से एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव क्या है अग्रेशन में आ जाओ, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है, फिर को सुनेगा कौन, ठीक है। हमारा काम ये होना चाहिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो भी रखा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। भाई आप जैसे एक बंदे ने रिचार्ज किया, रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ,
उसको बोला गया कि भाई आपके 72 घंटे में या तो पैसे वापस आ जाएंगे या फिर आपका रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, 72 घंटे हो गए, ना तो मेरे पैसे वापस आए ना ही मेरा वो कन्वर्ट हुआ, तो क्या होगा, लाजमी है बंदे को गुस्सा आना ही है। ठीक है, तो वहाँ पर अब आप उसकी कॉल्स को किस तरह से बहुत अच्छे से डील कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अब ये तो हुआ तब तक का दौर जब तक हम मशीन लर्निंग पर नहीं थे। अब सीधे आपकी कॉल्स जो होती हैं वो मशीन लर्निंग सुन रही होती है, वो हर कॉल को एनालाइज करती है और उसका बेस्ट आंसर, बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ के निकाल के देती है। तो देखो, अब जैसे BSES मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दिया होगा। जिसका वो मिस्टर बॉट। हाँ, मिस्टर वॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को वॉट में हम लोग मेज़र करते हैं, तो यहाँ पर जैसे निकल के आता है। अब दो हैं, यमुना और राजधानी, पूरा दिल्ली 2 पे चलता है या फिर एक टाटा का चलता है। ठीक है, ये 3 लोग मिलकर पूरी दिल्ली को चलाते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ काम किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप जाओगे, जैसे आपने चूज़ किया भाई हिंदी या इंग्लिश किस में आप बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपकी लैंग्वेज के सिलेक्शन के ऊपर ये आपको वेलकम करेगा। और सारे जितनी, अभी इनसे आपने कोई रिश्तेदारी की बात तो करनी नहीं है, आपका एक पर्पज़ है। यही आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, भाई मीटर की रीडिंग गलत हो गई, या मेरा बिल खो गया, मुझे डुप्लीकेट बिल चाहिए, या कंप्लेंट फाइल करनी है, स्ट्रीट लाइट मेरे को गली में निकल के काम नहीं कर रही, वो सारे सिनेरियो उन्होंने पहले ही लिख दिए। ठीक है, अब देखो आपको डुप्लीकेट बिल निकालना है, इतना सीधा सा सिस्टम है, अपना रजिस्टर्ड नंबर डालो, CA नंबर पास करो, तुम्हारा बिल सेकंडों से भी कम में सामने आ जाएगा। अब तुम कॉल करोगे, अब कॉल जिसको तुम करोगे वो बेचारा वहाँ टिकट रेस करेगा, फिर वो एक बंदे के पास पहुँचेगा, फिर वो तुम्हारा CA नंबर डाल के एक बिल बनाएगा, फिर वो तुम्हें मेल करेगा। तो देख रहे हो, वाया 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 टाइम बढ़ गया। यहाँ बिल के ऊपर ही मेंशन होता है जो इसको बोलते हैं कस्टमर, एक ए से कुछ और बोलते हैं इसको। ठीक है, कस्टमर अकाउंट शायद कुछ ऐसे होता होगा, तो वो बेसिकली CA नंबर होता है। हाँ हाँ, तो यमुना राजधानी के ऊपर राइट हैंड साइड में टॉप पे मेंशन रहता है 10। हाँ यही तो है, बीकाजी गामा प्लेस में है। तो राजधानी का यहाँ पर है। ठीक है, यहीं से सारा कुछ चलता है। अब सोचो, इसको बनने के बाद इनकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि कहते हैं भाई साहब अब तो लोग आते ही नहीं, कोई बिल्कुल अगर ऐसा बंदा जो टेक वाला है ही नहीं तो उसको शायद आना पड़ जाए या कॉल आ जाए। अदरवाइज ये क्या करते हैं, अगर कोई पूछ भी रहा है तो उसको बोलते हैं सर वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर बंदे को कभी दोबारा जाने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़, मान लो कि तुम जैसे कहीं बाहर जा रहे हो या तुम्हारा बिल गलत आ गया, तुम अपने मीटर की रीडिंग लेके यहीं पंच कर दो, इसमें चैट में डाल दो, तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बिल तुरंत, कोई दिक्कत ही नहीं। बस वो आपकी कुछ सेकंड की रिकॉर्डेड वीडियो मांगते हैं मीटर की, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब सोचो, ये तो दिल्ली है यार, हम यूपी की अगर बात करें, UPPCL जो है उन्होंने ये फीचर 10 साल पहले से डाला हुआ है। लोगों को पता नहीं है, लाइन लगा के भाई सब खड़े एक दिन की, आज सबके बिल सुधारे जाएंगे, 100-200 लोग लाइन लगा खड़े। अरे कम से कम वेबसाइट तो गो थ्रू कर लो यार, वहाँ पे फीचर दिया हुआ है बिना लाइन। वही तो ना, हमारे यहाँ पर लोग एकदम रोबोटिक चलते हैं। मैं पता नहीं गाजियाबाद के बता रहा हूँ कि न जाने कब से वहाँ पर प्रॉपर्टी का बिल जो होता है वो ऑनलाइन पे करने का सिस्टम है। लोग वहाँ पर लाइन लगा के खड़े होंगे, क्यों जा रहे हैं यार, नहीं रसीद वहीं से ही चाहिए। अरे भाई ऑनलाइन भी तो रसीद ही होती है। अरे आप वो छोड़ो, हम यंग यूथ है, हमें समझ में आता है। हमारे पेरेंट्स आज भी अगर आप बोलोगे खाता खुलवाना है, वो बोलेंगे पंजाब नेशनल बैंक, SBI इनमें खुलवाना है कि भाई ये सरकार ही इन पर भरोसा है। प्राइवेट वाला भाग गया तो, और सबसे ज़्यादा देखोगे तो गवर्नमेंट बैंकों की लंका लगी है जो मर चुके हैं। अरे इन्होंने सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, कोटक वालों ने स्टार्ट किया था। कोटक ने सबसे पहले स्टार्ट किया भाई सब, जब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई थी, कॉन्टैक्टलेस KYC एंड ऑल दैट ना, सीधे जाओ। और एक ना सबसे बढ़िया बैंक मुझे लगता है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर उन्होंने कितना बढ़िया सिस्टम किया भाई, आप कार्ड और जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं,
कहते दो दो क्यों कैरी करने, इधर से लगाओ तो क्रेडिट कार्ड, इधर से लगाओ तो डेबिट कार्ड एक में ही तो। तो मतलब फ्रॉड, उसका नाम फ्रॉड सा लगता है कुछ नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा बैंक है, बहुत ही कमाल का बैंक है। आधी दुनिया को तो पता ही नहीं है कि वो इंडस इंड है, इंडस लैंड नहीं है। उसमें साइलेंट है, जो यहाँ पे देखो बैंक का नाम रखा नहीं चाहिए किसी को। पीएनबी है, एक्सिस है, ये मजा आता है नाम लेने में भाई बैंक का। अरे वो हिंदी में पढ़ो, उसमें तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो इंडस और ये देखो दो मुँह कार्ड, इधर से कुछ इधर से कुछ तो ये भी आज का नहीं, बहुत पुराना है ये। इन्होंने ही आपको वो फीचर दिया था एटीएम मशीन के अंदर कि जब आप कैश विड्रॉल करें तो 100 के कितने नोट निकालने, 500 कितने निकालने, 2000 के कितने निकालने। इसका एटीएम एक कोने पे ही है। तो इन्होंने बैंकिंग के उसमें हिस्ट्री में अगर आप देखो तो नेक्स्ट लेवल काम किए। तो इन्हीं से लोगों ने फिर आइडियाज़ ले लेके चलो ठीक है भाई ये एक अच्छा तरीका है किसी को ट्रांजैक्शन कराने का, सारे बंदे हुए नोट क्यों देने, तो आप करेंसी चूज कर सकते हैं द टाइम ऑफ विड्रॉल। तो बहुत सही चीज़ है। अब बड़े अमेजिंग ऑफर होते हैं इनके पास, लेकिन लोग को पता नहीं होता। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। कोटक 81 में मैंने मोबाइल से सीखा था। और उसके बाद फिर तुम्हारा ICICI लेकर आया था ये फीचर। अच्छा ICICI ने एक बहुत अमेजिंग काम किया था, उन्होंने तकरीबन 10-12 साल पहले एक फीचर इंट्रोड्यूस किया था, कार्डलेस विड्रॉल। मतलब बिना डेबिट कार्ड का ATM से कैश निकाल के ले आओ। नहीं नहीं नहीं, आधार तब कहाँ इतना बूमिंग होता था, ऐसे ही सीधे फ़ोन पे ग्रीन पिन जनरेट करो, जाओ ATM में डालो और कैश निकाल लो। टोकन पहले बनाना पड़ता था उसका। ग्रीन पिन कार्ड भी तो आता है, वो क्या काम आता है? अब PNB का ग्रीन पिन अलग होता है, यानी कि अगर आपका मान लो कि डेबिट कार्ड का आप वो पिन भूल गए हो तो ग्रीन पिन जनरेट होता है अलग से पहले, लेकिन उसके केस में अलग चीज़ है वो। तो एक टोकनाइजेशन आप अपने ऐप के अंदर ही बनाते हो पहले कि भाई 500 रुपये का विड्रॉल करना है मुझे, और उसके बाद फिर आप जाके वो जो नंबर आपको मिलेगा वो आप वहाँ जाके पंच कर दो मशीन के ऊपर, तो वो पैसे निकल आते हैं आपके। तो बट डेबिट कार्ड मेट्रो में चल सकते हैं? क्या? नहीं चलेंगे ना? क्या? डेबिट कार्ड मेट्रो में। ICICI का एक कार्ड आता है जो डायरेक्ट आपका मेट्रो कार्ड की तरह काम करता है, सीधे पैसे कट जाते हैं उसमें से। ICICI ने ये इनिशिएट लिया था, लेकिन अब तो लफड़ा ही नहीं है ना। मैं तो 1-2 बार जैसे कभी गया हूँ तो मुझे ऐसा QR कोड दिख गया था, मैं तो स्कैन किया, मैंने क्या काम करता है, स्कैन किया तो उसमें टिकट बुक करने का ऑप्शन है, टिकट बुक करा तो एक QR कोड बन गया, जहाँ पे लोग कार्ड पंच करते मैंने फ़ोन लगा दिया, पेमेंट हो गई। पेटीएम से करो ना। तो ये सिस्टम तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा यार। हाँ उसमें कंडीशन है कि कई बार जैसे आपको बहुत छोटे डिस्टेंस में जाना आना करना है तो तुम पहले ही टिकट बुक करा लो, नहीं तो तुम 1 घंटे के बाद 1 घंटे तक दूसरा टिकट नहीं बना सकते उससे। तो मुझे कभी ज़रूरत ऐसी होती है तो मैं एडवांस में 2 टिकट बना लेता हूँ, आने का भी जाने का भी। जैसे मुझे मान लो यहाँ से लाजपत नगर तक जाना है, अब मैं वहाँ 1 घंटे क्या करूँ, मेरा काम था 2 मिनट का, तो पहले टिकट बना लो 1-1 घंटे के गैप पर ना, जाने से पहले, और वो 24 घंटे के लिए वैलिड रहता है। पेटीएम पे करने का उसका टिकट हो जाती है। उस पर भी अगर जाओगे एक टिकट बुक करना, आज ही ट्राई करके देख लेना, और दूसरा टिकट नहीं बनाएगा 1 घंटे से पहले। पेटीएम पे भी। ATM पे भी सब पे यही रूल है। नहीं मैं तो कार्ड चल जाता पर कभी ट्राई किया नहीं ये वाला ट्राई करके देखना, मैं बता रहा हूँ, मैं हर टेक के अंदर मैं हर चीज़ को ट्रायल टेस्ट करने के बाद ही बात करता हूँ। तो ये टेस्टिंग है मेरा, 1 घंटे से पहले अलाउड नहीं है। 1 घंटे का टाइम तो सुना कि 1 घंटे तक वैलिड भी रहता है, अगर मेट्रो के अंदर आएंगे तो फाइन देना पड़ता है। नहीं ये वाला जो टोकन होता है, आपने मान लो आज बुक कर लिया, ये रात 12 बजे तक वैलिड है, कभी भी ट्रैवल कर लो बुक करके, ये चीज़। हाँ एक बार अगर आपने स्कैन कर दिया तो आपको उतने टाइम में निकलना होता है। अर्लियर जब मेट्रो इंट्रोड्यूस हुआ था ना तो ये अलग स्पॉट बन गया, लोग जाते थे मेट्रो में, टिकट बुक कराया और पूरा दिन मस्त आराम से हैंग आउट घूम रहे। ये चीज़ मैंने भी की थी। मैं मस्त अपना शादीपुर से बैठा, अपना ये पूरा ये जो येलो लाइन है मस्त चौक, पटेल चौक, नीलम चौक घूम के आया, फिर इधर से एयरपोर्ट लाइन पे बैठ गया। ऑफिस की छुट्टी थी, किसी से मिलने के लिए जाना था, उसकी ऑफिस छुट्टी लेट हुई, मैं मस्त एकदम टहल रहा हूँ मेट्रो में, कोई मतलब नहीं है, लास्ट में निकला। आप बिलीव नहीं करोगे मेट्रो को लोगों ने किस लिए इस्तेमाल किया, पार्सल डिलीवरी के लिए। कैसे, एक पर्सन है जो फरीदाबाद से बैठा मेट्रो में और वैशाली में आके बंदा कोरियर देके चला जाता है, कहता है कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, गेट में ही आ जाना जहाँ पे टोकन पंच करते हैं। सामान पकड़ाया और वापस उसी मेट्रो से बैठ के वापस चला गया,
और टिकट जो है वो उसका, उसने वहीं जाके अपना वो जैसे एक स्टेशन का टिकट लिया, घूम लिया वैशाली तक फरीदाबाद से, वो वापस जाके वहीं 10 रुपये में निकल गया। तो लोगों ने इस तरह से गलत इस्तेमाल किया है। तो पता चला कि ट्रांजैक्शन जाने की तो कम है, लोगों की सेम जगह से वापस आने की बहुत ज़्यादा है, कि लोग टिकट तो ले रहे हैं लेकिन वहीं से भी उसी पॉइंट से वापस भी निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर वो वैसे ट्रैकिंग हुई, तब जाके पता चला मेट्रो के अंदर ये चल रहा है भाई साहब, पार्सल डिलीवरी, कि मैं बाहर नहीं होगा तो पैसे बच गए, फरीदाबाद से वैशाली आने के, घूम लिया हाँ 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 10 रुपये में वापस निकल गया वापस। वो और वाले अगर आप बंदा चला तो ऐसे भी कर लेगा, एक स्टेशन पहले अपने घर से कर लेगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, 10 रुपये तो लगता है मिनिमम जो तो होता था पहले फेयर, तो इस वजह से मेट्रो को बहुत घाटा हुआ। लोग कहाँ से कहाँ सामान पहुँचा के आ रहे, वो 10 रुपये वापस निकल गए। तो सर ये हिसाब है कि अगर मैं शादीपुर से अगर पिंक लाइन पकड़ के आ रहा हूँ, रजौरी पे ये है कि रात को 9 बजे के बाद 10 मिनट बाद मेट्रो आती है। अब इनकी वजह से लेट हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि सर हमारी गलती नहीं अरे बस ऐसे ही होता है, चीज़ें बाद में थोपी जाती हैं लोगों पे। है। और काट लेते हैं वो 10 रुपये काट लेते हैं, तो बताते भी नहीं है काटे कि नहीं काटे, काट लेते हैं हाँ जी, तो अब रो कॉलम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई इस वाले पार्ट में, जैसे ये जो हमने पार्ट देखा, अब ये पार्ट हमारा पूरा एक ही, देख रहे हो ये ब्लू सेक्शन जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ से तक एक ही पार्ट है, लेकिन मुझे ये पार्ट रीयूज करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, यहाँ से एक हमने बनाया नया सेक्शन, रेगुलर सेक्शन, ठीक है। रो मत बनाओ, आपको ये वाला रो वहाँ लेके जाना है, सिंपल एंटायर रो ड्रैग एंड ड्रॉप। रो जब ड्रैग करोगे तो वो अलॉन्ग विद कॉलम एंड मॉड्यूल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऊपर वाले पार्ट को जो अनवांटेड है उनको इजीली डिलीट कर सकते हो। तो जैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ। प्रीव्यू करेंगे तो मेरे पास टॉप का बार है, नीचे मेरे पास ये पार्ट है, तो समझ में आ गया, रीयूज चीज़ें कर सकते हो इस तरह से। तो जो तुम्हारा सवाल था ना कि मान लो मुझे इतने सारे पेज बनाने हैं, तो आप देखो कि क्या क्या चीज़ें मैं रीयूज़ कर सकता हूँ, तो इस तरह से चल जाता है। अब बात करते हैं इनके फुटर वाले डाउट की, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हाँ, हर्ष बताना फुटर में क्या डाउट है अपने को। एक तो सर फुटर दो जगह मिलता है, मतलब एक थीम में मिलता है हाँ और एक इसमें अपीयरेंस में जाके हमारा आउटपुट मिलता है। बिल्कुल सही बात। तो चलो इसको समझते हैं। देखो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर देखो, हमने ना स्टार्टिंग में फुटर यहाँ पर थीम बिल्डर में कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ आते हैं और सेव एंड एग्जिट कर देते हैं इसको। तो देखो ये एक हमने ग्लोबल फुटर सेट किया था, अमन सामने देखना, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको बंद करूँगा, यहाँ से डैशबोर्ड, उसके अंदर थीम बिल्डर, और यहाँ से डिसेबल करने का ऑप्शन आता है, ये बंद कर दिया हमने। तो ये रहेगा भी, इन फ्यूचर अगर मुझे चाहिए डिलीट मत करो, ठीक है। ये ग्लोबल फुटर मतलब जो दीवी थीम का खुद का फुटर है। हमने इसको सेट किया था। अब जो हमें फुटर मिलना चाहिए, जो हम लोग वर्डप्रेस का मिलना चाहिए हमें, ये आपने बताया था, याद है मेरे को। फिलहाल ये मुझे बिल्कुल ही इसको हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं हटा देते हैं। हमारे पास ये आ गया, देखो हमारा ओरिजिनल फुटर जो थीम का होता है। अब देखो ये वाला जो फुटर है, ठीक है, इसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है, ठीक है। ये फुटर सारा ब्लैक वाला पार्ट है। हाँ ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये ब्लैक वाला और डार्क वाला, ये पूरा वर्डप्रेस का अपना फुटर है, इसका डीबी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी थीम आप डालोगे, किसने डिज़ाइन किया वो लिखा हुआ आएगा इसके ऊपर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास अपीयरेंस में कस्टमाइज का एक ऑप्शन आएगा। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फाइंड करना होगा फुटर। फुटर के अंदर आप देखेंगे बॉटम बार, और यहाँ क्या लिखा है, एडिट फुटर क्रेडिट्स। जो आप लिखना चाहें उसको यहाँ से लेना, यहाँ डाल देना। जैसे मैंने लिख दिया डिज़ाइन बाय एप्टेक लिमिटेड एंड पावर्ड बाय अरीना एनिमेशन, एंड क्या हुआ नीचे अपडेट हो गया। तो इसको भी हम पकड़ के चेंज,
तो ये क्लियर हो गया, ये कैसे एडिट होगा। अब मान लो कि हमें डिफ़ॉल्ट के साथ ही काम करना है, तो नीचे देखो कुछ लिखा रहा है यहाँ पर, आर्काइव्स, कैटेगरीज, इनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, और अगर इन पे आपको लगता है मुझे कोई लिंकिंग असाइन करनी है, तो देखो लिटिल बिट आपको मैनुअल कोडिंग यहाँ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखो उधर कोई इंस्टाग्राम का लिंक लगाना है, एनिमेशन का उस टाइप का कुछ। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है। ए मीन्स एंकर, HREF मीन्स हाइपर रेफरेंस। आप यहाँ लिखेंगे HTTPS, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है, आफ्टर दैट आप इसको क्या करेंगे, क्लोज। अब देखो ये आपका क्लिकेबल बन जाएगा, ये वाला पार्ट जो है। अभी यहाँ नहीं फंक्शन करेगा, बाहर फंक्शन करेगा, बट ये देखो हैंड का यहाँ पर ये लिंक बन चुका है। वो मूवमेंट आ रही है। हाँ, तो मैंने इसको बोला पब्लिश। अब जब हम यहाँ इसको चेक करेंगे तो ये देखो क्लिक करते ही हमें वहाँ ले जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से अपने लिंक भी आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं इन वाले लिंक्स को फंक्शनल करने का। सो मैं किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहा हूँ तो नीचे अपना वो करके हाँ, आप अपना खुद का प्रमोशन डाल सकते हो डिज़ाइन बाय। अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मैं इतना ज़्यादा पे नहीं करूँगा, तो सीधे बोलो सर ठीक है, फिर मैं नीचे अपना एक एडवर्टीजमेंट डालूंगा, उससे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे परमानेंट होना चाहिए, किसी बड़ा एजेंसी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि देखो, अब मान लो कि अब जैसे बहुत सारी ऐसी टेक कंपनियां हैं जिनके पास अपनी खुद की इन हाउस टीम है, लेकिन वो अपना नहीं बनाते, किसी से बनवाते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है जब वो कहीं बाहर क्लाइंट को अपनी वेबसाइट भेजते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई अब तुम्हारी खुद की वेबसाइट तो किसी और ने बनाई, तुम मेरी बनाने की बात कर रहे सारी होती है कुल मिला। हो। तो रेयर होता है, तो आप अच्छा पे करके उसको हटवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने पेमेंट कर दिया और आपने पूरा उसका बैक एंड एक्सेस और फ्रंट एंड एक्सेस पूरा लिया, तो खुद उड़ा दो उसको, क्या दिक्कत है। हिंदुस्तान में सब पॉसिबल है। चलो थीम ऑप्शन में आते हैं। थीम ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे वो आपको 4 लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम एंड RSS। अब जैसे मान लो आपको इस लिंक को फंक्शनल करना था, विजिट साइट, ये वाला फेसबुक का लिंक मुझे फंक्शनल करना है। हम फेसबुक जाके लिख देते हैं HTTPS, चेक करके देखते हैं क्या लिंकिंग वहाँ पर डिप्लॉय होता है कि नहीं। अगर आपका कोई पेज है तो स्लैश अपने पेज का नेम भी आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ से सेव करेंगे चेंजेस और इसके बाद यहाँ रीलोड करेंगे, ठीक है। और अभी देखो ट्विटर कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन फेसबुक ट्राई करके देखते हैं। हमने फेसबुक भी डाला था ना, तो फेसबुक का हो गया इस तरह से। कहाँ से आपने सारी बात DV थीम ऑप्शंस, थीम ऑप्शंस के अंदर फर्स्ट टैब जनरल, जनरल के अंदर आपको यहाँ से मिलेंगे सोशल मीडिया लिंक्स। अब एक जो सवाल यहाँ से आता है वो ये आता है कि भाई यहाँ तो 4 पहले से सेट है, मुझे तो YouTube लगाना है। नहीं कर सकते हम, अभी नहीं कर, बंद कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हम, नहीं कर सकते अभी। कैसे, चलो ठीक है, तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, मुझे YouTube लगा के दिखाओ, कैसे लगाओगे तुम फेसबुक पे। वर्डप्रेस का है ना, ये तो वर्डप्रेस का है ट्विटर। नहीं, ये DV का फीचर उसमें जा रहा है ना, तो अभी तुम नहीं कर पाओगे इसको। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ और प्लगइन्स बताऊंगा जो इसको भी एडिट करने की पावर रखते हैं, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। है, लेकिन इसके अलग प्लगइन्स हैं, DV ने ही बनाए हैं, वो आप यूज़ करके कर सकते हो। तो हर थीम कुछ ना फिक्स डालती है। अब जैसे हमारे यहाँ पर यूट्यूब इन सब चीज़ों का बड़ा क्रेज़ है, बाहर यूट्यूब पर इतना वो नहीं करते फोकस, वो इस तरह के प्रोफाइल्स पे ज़्यादा। हमारे यहाँ जैसे ट्विटर को बहुत कम यूज़ होता है। ट्विटर हमारे यहाँ जनरली सेलेब्स यूज़ करते हैं, या फिर पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं, या फिर बड़े बड़ी जो जैसे IRCTC हो गया, कहीं सुनवाई होना हो ट्विटर पे लिखोगे तो सुनवाई तुरंत हो जाएगी, ठीक है। ये एक बढ़िया चीज़ है। तो हमारे यहाँ पर आम आदमी के लिए ट्विटर का कोई काम नहीं है, क्योंकि ट्विटर का मतलब होता है ट्वीट्स। अब तो इन्होंने खैर लेंथ बढ़ा दिया है, ट्विटर आपसे मिनिमम 10 ट्वीट पर डे की मांगता है, तब जाके ट्विटर चलता है। तो इतना अगर आप डाल पा रहे हो तो ट्विटर आपका सक्सेसफुल है, अदरवाइज ट्विटर से आप कोई भी जूस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस के लिए। लड़ाई बड़ी होती है। हाँ,
वो आप बढ़िया करा सकते हो। तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है बस जाके। और ट्विटर का भी अपना एक पूरा का पूरा जैसे हमारा सोशल मीडिया एड्स होते हैं, ट्विटर पे भी एड्स वगैरह हम लोग बना सकते हैं, उसका पूरा ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, उसमें भी पॉसिबल है। बहुत अच्छा वर्किंग होगा उसका हाँ। बाकी प्लेटफॉर्म से। अरे ट्विटर से जैसे आप कोई बिजनेस पर्सन हो तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ट्विटर पर उनके लिए बेनिफिट आता है, जैसे मान लो तुम एक पब्लिक फिगर हो, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी हो, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा ट्रेंड करा सकता हूँ उसके ऊपर, उस वे में अच्छा आउटपुट मिलता है। अब आप सोचो कि मैं कोई जैसे ज्वेलरी का मैं कोई ब्रांड रन कर रहा हूँ, उससे मैं वहाँ पे कुछ बेनिफिट ले लूँगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है, वहाँ आपको कोई उसका माइलेज निकल के नहीं आएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। ट्विटर बहुत एक्सपेंसिव है और पेमेंट डॉलर में लेता है, I don't know उसको आप करना। ठीक है, तो ये दिक्कत पहले से ही है इसके अंदर। सर एक कॉलेज में करो। ऐड के भी पैसे दो, फिर उसके बाद इन INR को डॉलर में कन्वर्ट करने उसके भी पैसे दो। ये चक्कर है। आदमी के ऊपर सब्जी आदमी पैम्पलेट ना बंटवा ले। क्या लिखूँ? DITM DITM कॉलेज डॉट अपने आप उठा लेगा, इन नहीं आएगा। नहीं उठाएगा। अरे इतना तक डाली मेरा कॉलेज है ये। इसकी बात मैंने तो नहीं बनाई है इसकी वेबसाइट, ये बताओ। ये चलती क्यों नहीं? DITM सिखाओ। अच्छा मैंने डाइट हो गया ये, ओहो, DITM ओ अब भी गलत है यार। एक बच्चे ने बनाई थी, उसको चालू कर दिया उन्होंने, उसके पास एक्सरसाइज तो उसको आती थी मार्केटिंग, उसने पूरी वेबसाइट बना रखी है। उन्होंने डोमेन बुक नहीं किया होगा, उसने उस कॉलेज का नेम उठाया, .in 99 रुपये में मिल जाता है डोमेन, एक उसने होस्टिंग लगाई होगी सस्ती से, वो बस कर करा के उसने अपना कर दिया उसका काम। थी तो ऑफिशियल वेबसाइट, उसके पास एक्सेस था उसका बच्चे के पास, उसके अत्तिर। साथ कुछ गलत हो गया कॉलेज वाले के साथ, उनकी लड़ाई होगी, उसने कर दी पूरी वेबसाइट खराब। ओवर नो प्लेसमेंट, कॉलेज स्टाफ बैड, कॉलेज नॉट सही है भाई। अखिल जैन पूरा लिखा हुआ है सर। अखिल जैन सन ऑफ संजीव जैन, बिगेस्ट फ्रॉड। बिगेस्ट चेयरमैन अच्छा, कॉलेज है बेटा, इसको तो ये बंद भी नहीं करवा सकते। कुछ भी नहीं कर सकते इसका। नो प्लेसमेंट पार्टनर्स एंड रिक्रूटर्स लोगो टू शो फॉर फ्रॉड विद स्टूडेंट्स। बताओ यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बंदा ऊपर से देख देख के जाएगा ना तो वो सोचेगा अच्छा ही लिखा है कुछ ना कुछ। सारे पेजेस काम कर रहे हैं। अच्छा लैंडिंग पेज ने गड़बड़ कर दिया, बाकी सब सही है। बंदे ने ये की होस्टिंग अब तक चलती है, जस्ट वो पैसे देने पड़ रहे हो। देख लेते हैं कब तक वैलिड है। कौन सी वेबसाइट है पहले देखने के लिए? हु इज बता दे इसके बारे में। पता चल जाए कब तक डोमेन वैलिड है, क्या है। पता चला 10 साल के लिए खरीद रखा हूँ। जेलो तो बर्बाद है। जेलो भाई। बोले मेरा फ्यूचर बर्बाद है, तुम्हारा ये बर्बाद है। DNS रिकॉर्ड डॉट इन है, डॉट इन है। .in पे तो चल रहा है, सही तो है। DNS CIP है इसके, ठीक है। अप टाइम, स्टेटस एक्टिव, हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। रीओपन, क्लोज, गो डैडी। अगले साल एक्सपायर हो रहा है 27 अप्रैल 2026 को। ₹1 की है ये तो। ये ₹1 की। .co.in है वो। नो एक कहानी वो दिखा रहा है। हाँ वो आगे मैंने 700 800 वाले।
क्या होता है कि जब आप 3 साल के लिए खरीदते हो तो पहला जो साल होता है आपको तब वो सस्ता पड़ता है, अदरवाइज पैसे पूरे लेते हैं। GoDaddy का ऐसे ही रहता है हिसाब किताब। इसका डोमेन पता लग गया था कि किसके नाम पे नहीं वो तो इसमें यहाँ पर सब गायब किया हुआ ना, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ। .com सस्पेंड हो जाता है इसमें? .com सस्पेंड रेट होता होगा। सस्पेंड कोई भी डोमेन हो सकता है अगर आप इलीगल एक्टिविटी करते हो। जैसे मैंने ले रखा, मैंने .com लिया, मैंने hapsrap.com, हाँ तो मैं उस पे ब्लॉग टाइप डाल दूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के ब्लॉग हाँ बनाऊंगा जो हाँ भी है। हाँ हाँ। तो वो ब्लॉग कर सकता है। नहीं, क्यों करेगा ब्लॉग? तो ये चीज़ें हैं। चलो हाँ, हम लोग आगे कुछ देख रहे थे। तो ये परचेज कर रहा हूँ मैं तो। क्या ये- नाम बताया था आपने वेबसाइट का? रोशनी के वो अच्छा, जस्ट फ्लाई होस्ट, जस्ट बाय जस्ट फ्लाई होस्ट लिख देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ, तुम्हारे रिकॉर्ड में भी रह जाएगा। कौन सी वाली वेबसाइट बता दो, चला तुम कर लो इसको परचेज। अब तुम देख लो तुम्हें कितना काम इस पे पड़ रहा है, उसी के हिसाब से देखो। वगैरह में ये थोड़ी बहुत वीडियो होंगी तो होंगी, जो भी नहीं होगी इमेज वगैरह तो होंगी बस। 10 GB का कितना होगा स्पेस? बहुत होता है। ₹100 महीना वाला ले सकते हो, इसमें क्लाउड होस्टिंग भी आ जाएगी तुम्हारी। ये 89 वाला ना, ये वेबसाइट के लिए ठीक रहेगा। बहुत। और इसमें पेमेंट पूरे साल की नहीं देनी पड़ती, महीने महीने की जाती है पेमेंट। ऑटो पे लगा तो लगता है। ठीक है, और अगर तुम्हें कभी लगे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो अपना बंद भी कर सकते हो। होस्टिंग कितने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, जब तक वेबसाइट बनानी हो? नहीं, होस्टिंग का क्या सिस्टम होता है, अगर आप गूगल में रैंक करना चाहते हो तो कभी भी होस्टिंग 1 साल के लिए मत खरीदना, क्योंकि गूगल ऐसी वेबसाइट को, जो लेटेस्ट एल्गोरिदम है 2025 का वो बता रहा हूँ, गूगल देखता है कि आप कितना लंबा वेबसाइट को चलाओगे, तभी वो आपको वैल्यू करेगा। तो कम से कम 3 साल की ज़रूर खरीदो, ठीक है। इसलिए जितने भी जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो आपको कॉम्बो देते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और अप टू 4 ईयर। 4 साल से ज़्यादा की होस्टिंग नहीं मिलती है। डोमेन 10 साल के लिए खरीद सकते हो, तो डोमेन लंबे से लंबा खरीदो, होस्टिंग लंबे से लंबे खरीदो, और जब आप गूगल में अपने आप को रैंक कराने के लिए जाओगे, लिस्ट करोगे, तो गूगल आपको ज़्यादा वैल्यू करेगा। नहीं तो कहेगा ये तो कुछ टाइम पास करने आया है, इसको मैं क्या करूँ। तो वो ऐसे अकाउंट्स को फाइंड करता है जो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले हैं, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रार होता है वो डेटा सबके साथ शेयर करता है। रजिस्ट्रार मीन्स जहाँ से हम ये डोमेन वगैरह बुक करते हैं, जैसे GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर आगे करना इन्हें मैंडेटरी है। हाँ, एक डोमेन सिक्योरिटी ज़रूर होता है। डोमेन सिक्योरिटी की अलग से कॉस्ट एक आपको बाय करनी होती है। अगर आपने वो बाय किया हुआ है तो आपका डोमेन कोई टेक ओवर नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। वो कैसे हाँ, उसकी आपको डोमेन की सिक्योरिटी अलग से बाय करनी चाहिए हमेशा, जब आप एक प्रीमियम में चले जाते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जितने का डोमेन नहीं होता उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी होती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे होता है ना वेबसाइट में SSL, वैसे डोमेन को भी एक सिक्योर करा जाता है। तो बहुत सारे लोगों का काम क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज वो देखेंगे, जैसे एक साइट होती है जुबा कॉर्प। अब मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाया, जैसे अब ये वेबसाइट पे जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको कंपनी का नेम पता होना चाहिए। मैं लिखा कंप्यूटर किड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जिस जगह पर आप लोग बैठे हो ये वही कंपनी है, ठीक है। 28 साल 9 महीने 21 दिन इसको हो चुके हैं। और यहाँ से अगर किसी ने ढंग से अपनी कंपनी को रजिस्टर किया है, आपको हर कंपनी का डेटा मिलेगा, उसके फाउंडर कौन है, उस कंपनी के ब्याह पर कितनी कंपनियाँ चल रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कभी आप जॉब वगैरह के लिए भी अप्लाई करने जाते हो ना, तो आप उस कंपनी का पहले देख लो, जैसे कोई स्टार्टअप है क्या है, पता चला है वही है और हमने अपना टाइम वेस्ट करने चले गए। तो देखो ये है मिस्टर राहुल खोसला जो कि डायरेक्टर है। 1996 में ये फ्रेंचाइज जो थी बनी थी, ठीक है। ये इनकी वाइफ हैं रीमा खोसला, ये इनके बेटे हैं अक्षांश खोसला। इसके बाद में ये सुधीर कुमार सहगल, ये इनके ब्रदर हैं, ठीक है। सूरज वर्मा यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर रहे थे बहुत पहले 2020 तक, ठीक है। इस तरह से तो सारी चीज़ें, अब जैसे इतनी इनकी
इस कंपनी के ऊपर और रजिस्टर्ड कंपनी है, पेरेंट कंपनी की होगी ना। पेरेंट कंपनी है CKPL, कंप्यूटर किड्स पेरेंट। अब ये देखो इतनी सारी कंपनियां और हैं। सर फेसबुक का देखिएगा, ये भी प्राइवेट लिमिटेड है। लिंक भेजना सर जरूर एक बार। मैं डाल देता हूँ। मैं ढूंढ ही रहा था ऐसा कुछ यूट्यूब पे, मैंने काफी देखा तो बता दे प्राइवेट लिमिटेड। अरे मुझसे कुछ भी पूछे सब बता दूँ। पढ़ने आए हो तो सब चीज़ पता होनी चाहिए ना। अब कुछ तुम मुझे सिखाओ, कुछ मैं तुम्हें सिखाऊं, यही तो है लर्निंग। और है क्या? हाँ बताना क्या नाम है BCJ पूरी वो था। पीसफुल जीएसटी नंबर से तो निकल सकता है ना सेल्स की इंफॉर्मेशन, उससे पता बैलेंस शीट निकल सकती है। GST से अगर निकाल रहे हो तो उसकी एक API आती है जो कि पेड होती है, वो पूरी कुंडली निकाल देती है कंपनी की। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां देखो जहाँ पर ऑथेंटिक, जैसे पैन कार्ड के लिए एक API होती है, आपने पैन नंबर डाला अपना पूरा डेटा उठा लेगी वो। तो ऐसी GST की भी API आती है पेड। हमने जब प्रोडक्शन में तो यूज़ करते थे इस चीज़ को। कितने की आती होगी? तब था आई थिंक एक GST को रिक्वेस्ट करने का तकरीबन 500 रुपये। हाँ अब अराउंड होगा 1000 रुपए। इतना तो होगा। एक नंबर की डिटेल अगर प्रॉपर चाहिए, जैसे मान लो कि तुम, वो एक साल की एंड टू एंड सारी वो पूरा डेटा निकाल देती है, हिस्टोरिकल, हाँ, पूरा हिस्टोरिकल डेटा निकाल। जैसे तुम्हें कोई कार खरीदनी है, अब तुम्हें तो नहीं पता ना कार के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई भी कंपनी तुम्हें कुछ भी बोल के चिपका देगी, तो तुम उसकी भी पूरी हिस्ट्री निकलवा सकते हो। तो कार्स 24 एक API बनाती है जिसमें आप उनको 150 रुपये पे करो, वो सारी हिस्ट्री दे दी, कितनी बार ठुकी, कितनी बार रिपेयर हुई, सारी चीज़ें सब निकाल देती लोकल है। शॉप पे रिपेयर अभी भी थोड़ी ना होगा। नहीं, क्या होता है कि अगर उसका इंस्पेक्शन होता है, जैसे जब जॉब कार्ड वगैरह खुलता है ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मीटर बैक करवा देते हैं, और मीटर टेम्परिंग ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अब सोचो कि लोग कहते हैं अब डिजिटल मीटर आ गए हैं, ECM होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता है। नोएडा जाओ 500 रुपये पे करो भाई सर। कंपनी वाले नहीं बता पाएंगे भाई हुआ क्या इसके साथ। अरे टैक्सी में इतनी गाड़ियाँ चल जाती हैं, एक 1.5 लाख किलोमीटर, वो जाके वापस उसको ना सर्विस क्लेम करने के लिए वो बोल देंगे जी अभी तो 10,000 ही चली थी सर्विस के बीच में। ठीक है, क्योंकि मारुति गाड़ियाँ ही ऐसी भाई, पता ही नहीं चलता, तुम कर लो क्या कर लोगे उसका। तो लोग कहते हैं ECM में डेटा रहता है, इतने तगड़े हैकर बैठे हुए भाई साहब, ECM के अंदर से भी डेटा साफ कर देते हैं। कहते हैं लो जी बताओ करवाने क्या, ये बताओ, अब मीटर खोलने की जरूरत नहीं है, सीधे लगाया, बताओ लैपटॉप में खट 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 2 मिनट में सब चेंज, सारी याददाश्त में है। अब पूरा वैसे नाम बताओ इसका। विकास चेन जर्नली विकास चेन आ गया ऊपर। शॉर्टकट में नहीं पकड़ता है। स्टार वर्मा होगा शायद। काफ़ी पुरानी है यही है 1982 से लेकिन इन्होंने इनकॉर्पोरेशन इसका ऑफिशियली जो यहाँ पर तब किया 1994 पक्का ही ना। अभी 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 ये बैलेंस शीट तो पूरा डिटेल में नहीं खोलते हैं, बट बेसिक डिटेल्स यहाँ आ जाते हैं। इसके नीचे देखो यहाँ पर नाम आ जाएगा दिनेश वर्मा, दिनेश वर्मा, सुलेश वर्मा। दिनेश वर्मा इनके बड़े भाई हैं, सुलेश वर्मा इनके वो हैं, और ये राम अवतार वर्मा कौन है? इनके पिताजी। अच्छा, ये इनकी और चल रही हैं। ये सब इनकी कंपनीज हैं, श्री चेन, रामेश्वर। सबसे बढ़िया पैसा यार सर्विस बिजनेस में या मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग में पैसा फंसता है, सर्विस में पैसा अपना बढ़िया बनता है। देखो हमेशा फास्ट मनी सर्विस में है। देखो मैन्युफैक्चरर अपनी जगह पर बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि वो मार्केट को पूरा रूल करता है। देखो क्या होता है ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग चीज़ कही जाती है, हमारी वैल्यू क्यों है, कोई कितना बढ़िया सामान बना ले, बेचने तो मेरे पास ही आएगा ना। अब तुम्हारा अच्छा हो खराब हो, अगर तुम्हारा सामान में दम नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 10 अच्छे चेहरे पकड़ूंगा, सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है, लो जी भी जो बुलवाना बुलवा दो पैसे दे के, जैसे बोलो जुआ केसरी। उसके बाद फंस गए सारे बोलने के बाद में। तो तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मार्केटिंग बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस करती है पूरे मार्केट को। अब जैसे वो होता है ना सेग्रीगेटेड मार्केटिंग, अभी सब क्या है, विमल इलायची, विमल पान मसाला, तो अल्टीमेटली वो दिमाग में तो वही ट्रिगर हो रहा है ना उसका, जो आता है ओरिजिनल प्रोडक्ट। CIN क्या है? सिन नंबर होता है, जैसे जैसे पहले टिन नंबर चलता था ना, सिन नंबर चलता है, कंपनी इन्फॉर्मेशन करके कुछ हिसाब सोल से। प्रोप्राइटर में प्राइवेट इसमें लिमिटेड में क्या फर्क है? किसमें? सोल प्रोप्राइटर में प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, आप इंडिविजुअल भी चला सकते हो, उस पर आप GST वगैरह लेटर ऑन अपना, जब आपको लगे भाई मेरा उतने लाख में बिजनेस पहुंच गया है तब वो। तो प्रोप्राइटरशिप सबसे बेसिक होता है, 2-2.5 हज़ार रुपये में रजिस्टर हो जाती है, फ्री भी रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, तब जाके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होती है। सोल प्रोप्राइटर वाले GST
अगर उनका टर्नओवर है तो कर सकते हैं, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है बाकायदा भाई। ई कॉमर्स पे अगर हमें लेके जाना है पेमेंट गेटवे हाँ। लेना पड़ेगा नहीं, बिना जीएसटी के हो जाता तो है। यूपीआई होना खाली देखो, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर जा रहे हो तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करो, वो गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं, एमएसएमई क्या बोलते हैं, उसमें रजिस्टर करो अपने आप को, और वहाँ का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो आप उसमें उसको उनको दे दो, ठीक है, तो हो जाता है। तो जैसे करंट अकाउंट अगर आपने खुलवाना है, आपको पता होना चाहिए, बैंक वाला सीधे कहेगा जीएसटी नंबर है, आपको अगर जी नहीं है तो नहीं खुलेगा। आप बोलो कि सिर्फ बिना जीएसटी नंबर के भी बैंक अकाउंट खुलते हैं, करंट बैंक अकाउंट, तो जब आप ये बोलोगे तो वो आपको भी तरीका बताएगा, तो आपको पता होना चाहिए। करंट बैंक अकाउंट में पर डे का इंटरेस्ट मिलता है आपको, और उसमें जीरो बैलेंस तक भी आप जा सकते हो, लेकिन आप अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हो तो उसमें आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन फास्ट होती है कुल। अब तो सब में फास्ट हो गया, जो नया रूल आ रहा है 3 घंटे के अंदर चेक क्लियर होना ही होना है सेम डे। अब वो ड्रामा खत्म कि 3 दिन लगेंगे, आउट स्टेशन चेक है या वो चेक है, तो सारी चीज़ें बदल रही हैं ये। और ये सिमिलर एड्रेस के ऊपर ये कंपनीज हुई हैं। इन्वेस्टिंग में दिखा देता है कि इस बंदे ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर अगर पे ले लोगे तो ये लॉक जो देख रहे हो ना, फिर काफ़ी चीज़ें अनलॉक हो जाती हैं। ये तो बेसिक एक आपको जानकारी मिल गई यहाँ से। तो कई बार जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है झूठ बोलती हैं किसी को, भाई कौन चेक करने जा रहा है, जो समझदार को वो चेक करने चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में सब मिल जाता है यार, कुंडली खोजो सब निकाल लेते हैं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड हो गए, कोई फायदा दे नहीं रहे प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि इनके ऊपर इतनी कोई वो हो ही नहीं रही ना, अगर कोई कंप्लेंट रेज कर देगा तो लंबे ना बजाएंगे। हाँ, कंज्यूमर को उसमें जाके डाल दो फोरम में, पैसे भी तो बहुत हैं, तो क्या कोई दिक्कत नहीं, देने भी तो पड़ेंगे ना। कुछ तो निकलेगा। अरे देने पर कितने हो भाई, कंज्यूमर कोर्ट में क्यों बना, उसमें तुम बिजनेस ओनर हो, तुम्हारी नहीं सुनी जाती, तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा। जो जो खर्चा करूंगा तभी तो मेरे को। नहीं नहीं नहीं, कोई खर्चा नहीं होता भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कंज्यूमर कोर्ट में बोलना क्या है जाके? बस बोलो कि जी भाई मेरे को बहुत इन्होंने प्रताड़ित किया है, मैंने इतना इनके साथ 1 साल 2 साल काम किया, लेकिन प्राइवेट कंपनी होने के नाते इन्होंने ना मुझे कंपनी को स्टैक दिया ना कुछ दिया, और मुझसे काम दिन रात बहुत ज़्यादा करवाया, लिख दो खाते जाके। में नहीं दी। हाँ बस, वो लोग सैलरी भी कैश में दी इन्होंने, कभी अकाउंट में नहीं दी ताकि कभी मैं क्लेम ना कर पाऊँ, बस सारी कहानी सुना दो बस। वो एविडेंस भी तो मांगेंगे कि आप इनकी कंपनी में करते हो। यस शर्मा। क्या सबूत है? हाँ तो कुछ तो प्रूफ होगा, अंदर के तुम्हारे काम करने की कुछ फोटोज होंगी, कुछ तो होगा, वो अपना सारे। फोटोज पड़ी है। हाँ तो बस तो हो गया काम, ये तुम इतने में ग्रुप में हो, ग्रुप के प्रिंट आउट चैट निकाल लो, बस कंपनी घुटनों पे 2 मिनट में। हाँ जी, 5 लाख का चेक